हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोस्तों हम दो घन बना लेते हैं। पहला एक घन बनाया, ठीक है, और हम जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है, तो हमने मान लिया कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, a सेंटीमीटर है। फिर उसी प्रकार दूसरा घन बना लिया। दोनों घनों का आयतन बराबर है तो दोनों घनों की भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। तो दो घन बना लिया जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। संलग्न फलक मतलब जैसे कि ये वाली फलक ले लो और इस घन की ये वाली फलक ले लो, ठीक है। इन दोनों फलकों को मिलाकर, ठीक है, एक ठोस बनाया जाता है। ऐसा ठोस बन गया। तो ये ठोस किस तरह का बना दोस्तों, इस तरह का, ठीक है, घनाभ, ठीक है। तो हमसे कहा गया इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो घनाभ बन रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने को कहा गया है, ठीक है। आपको प्रश्न का हल करते समय आकृति बनाने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो दोस्तों जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हम मान लेते हैं कि घन की भुजा की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। घन के आयतन का सूत्र कितना होता है दोस्तों, घन की भुजा की लंबाई का क्यूब यानी कि a क्यूब होगा। और घन का आयतन हमें कितना दे रखा है, 64, ठीक है। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 64 को दोस्तों हम लिख देंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, क्योंकि 4 गुणा 4 होता है 16, 16 गुणा 4 होता है 64। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो a क्यूब बराबर हो गया 4 का क्यूब, ठीक है। इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, अगर घात बराबर है तो आधार भी बराबर होंगे, यानी कि a बराबर आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है कितनी आ गई हमारी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों जो घनाभ मिला हमें, इन दोनों को मिलाने के बाद जो घनाभ मिला उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख लेते हैं। तो देखिए घनाभ की लंबाई क्या होगी, देखो लंबाई जो होगी वो a धन a होगी, ठीक है, a धन a होगी, ठीक है। तो हमने l बराबर लिख दिया a धन a, ठीक है। a धन a होगा 2 सेंटीमीटर। तो जो प्राप्त घनाभ है उसकी लंबाई आ गई 2a सेंटीमीटर, ठीक है। 2a सेंटीमीटर, a धन a होता है 2a, ठीक है। अब जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई जो है वो a सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चौड़ाई बराबर b बराबर लिख दिया हमने a सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई भी उतनी ही रही जितनी घन की ऊंचाई थी। तो h बराबर होगा हमारा यहाँ पर कितना, a सेंटीमीटर, ठीक है। जो h है वो कितना होगा, a सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो घन था उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है a थी, ठीक है। तो जो चौड़ाई थी और ऊंचाई थी वो तो वही रही जो घन की थी, इसलिए चौड़ाई और ऊंचाई दोनों a सेंटीमीटर आ गए। बस लंबाई जो है वो दोगुनी हो गई। तो लंबाई कितनी आ गई हमारी, 2a सेंटीमीटर। अब बहुत ही आसान है दोस्तों, हमें a का मान पता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ की लंबाई 2a है, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों a है। तो दोस्तों हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में सूत्र पढ़ा था, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर l गुणा b, लंबाई गुणा चौड़ाई, धन लंबाई गुणा ऊंचाई l गुणा h, धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि b गुणा h। सबके मान पता है तो रख देंगे। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 2 को 2 लिखा, कोष्टक के अंदर l को लिखा हमने 2a, गुणा b को कितना लिखा a, धन फिर l को लिखा 2a, गुणा h को लिखा a, धन b को लिखा हमने a, गुणा h को भी लिखा a का मान रख देते हैं अब। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2, कोष्टक के अंदर 2a है तो 2 को 2 लिखा, a का मान कितना 4, a का मान रख देते हैं बस 4। तो 2 गुणा 4 हो जाएगा, गुणा a है, a का मान 4 है तो गुणा 4 लिख दिया, धन 2 को 2 लिखा, गुणा a है, a का मान 4 है तो गुणा 4 लिखा, फिर गुणा a है तो a का मान 4 है तो 4 लिखा, फिर धन का चिन्ह लगाया, फिर a गुणा a है, a का मान है 4 तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा
ठीक है, कोष्टक के अंदर देखिए 2 × 4 होगा 8, 8 × 4 होगा 32, लिख दिया। फिर धन 2 × 4 होगा 8, 8 × 4 होगा 32, धन 4 × 4 होगा 16। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 32 धन 32 होगा 64, 64 धन 16 होगा 80, और 80 का गुणा 2 से करेंगे तो मिलेगा 160। तो प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न दो में दोस्तों हमसे कहा गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो हम जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया? अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, तो डी बराबर हमने 14 सेंटीमीटर मान लिया, और एक अर्धगोला यहाँ पे हमने बना लिया अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, जिसका कि व्यास है 14 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार अर्धगोले के आकार का है एक बर्तन जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो मतलब कि इसके ऊपर एक खोखला बेलन है। ठीक है, इसके ऊपर रखा गया एक खोखला बेलन। इस प्रकार ये बर्तन बना है पूरा। ठीक है, ये पूरा बर्तन अब बन गया। फिर कहा गया इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख लिया बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई जो है हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। 13 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? ये बर्तन की पूरी ऊंचाई नीचे अर्धगोले से लेके ऊपर बेलन तक की कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। फिर हमें प्रश्न में पूछा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये पूरा बर्तन बन गया, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना होगा? अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें आ जाएगा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा था डी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? आर बराबर डी बटा 2, यानी कि व्यास बटा 2, बराबर व्यास कितना? 14, तो 14/2 हो गया। 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गई अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। अब जो बेलन की त्रिज्या है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो खोखला बेलन है उसे अध्यारोपित किया है हमने खोखले अर्धगोले पर। ठीक है, अध्यारोपित किया मतलब उसके ऊपर रखा है। इसका मतलब कि जो बेलन की त्रिज्या है और ये जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि गोलाई में ये बराबर होंगे। तो बेलन की त्रिज्या बराबर लिख दिया हमने अर्धगोले की त्रिज्या, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी निकाली थी? 7 सेंटीमीटर, तो वो लिख दिया हमने 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर बेलन के लिए भी होगा 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी? ये जो अर्धगोला है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? जितनी इसकी त्रिज्या है, क्योंकि ये अर्धगोला है। तो अर्धगोले की ऊंचाई होगी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, जो कि है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो दोस्तों बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? देखो, बर्तन के पात्र की जो कुल ऊंचाई दे रखी है उसमें से अगर हम अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दें तो हमें बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो हमने लिखा बेलन की ऊंचाई बराबर बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक है, बर्तन की कुल ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे, बराबर लिख दिया हमने एच बराबर। अब बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है दोस्तों? दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 13। फिर माइनस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तो -7 लिख दिया। 13 में से 7 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6। तो बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेलन की ऊंचाई निकाल ली हमने 6 सेंटीमीटर। तो हमने दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या निकाल ली, कितनी है? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या भी वही है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई निकाली एच बराबर 6 सेंटीमीटर। अब तो बहुत ही आसान है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जिसे सीएसए कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसके बारे में हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारे अध्याय 13 का परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना पाई गुना आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप कक्षा 9 में भी पढ़ा था आपने ये। अब मान रख देंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों हमारा 2 की जगह रखा 2 गुणा पाई की जगह रखा 22/7 गुणा आर। आर स्क्वायर है तो आर कितना है? अर्धगोले की त्रिज्या 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। अब बहुत ही आसान है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 22/7 को वही लिखा, 7 के वर्ग को लिखा हमने 7 गुणा 7। अब देखिए ऊपर एक 7 है और नीचे एक 7 है, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा?
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 22 गुणा 7। ठीक है, 2 गुणा 22 होता है 44, 44 गुणा 7 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 308। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया दोस्तों 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों। अब हम निकालेंगे ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। ठीक है, ये भी हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप अध्याय 13 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों बराबर 2 की जगह 2 लिखा, गुणा पाई की जगह 22/7 लिखा, गुणा आर, बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर तो आर की जगह रखा 7, गुणा एच, बेलन की ऊंचाई एच बराबर है 6 सेंटीमीटर तो रखा हमने 6। ऊपर एक साथ है नीचे एक साथ है, आपस में कट के थैंक यू वेरी मच हो जाएंगे और ये एक दूसरे को अलविदा कह देंगे। तो क्या बचेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा हमारा दोस्तों 2 गुणा 22 गुणा 6। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2 गुणा 22 गुणा 6। 2 गुणा 22 होता है दोस्तों 44, 44 गुणा 6 होता है दोस्तों 264। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा दोस्तों 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, हमने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 308, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 264। तो दोस्तों बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इस पूरे बर्तन का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और उसमें जोड़ देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने लिखा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के मान हमें पता है तो मान रख देते हैं। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 308 तो हमने रख दिया 308, धन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 264 तो हमने रख दिया 264। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों 308 धन 264। अब 308 और 264 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 572। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें निकालना था इस प्रश्न में, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। क्या उत्तर है प्रश्न का, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, अध्यारोपित का मतलब होता है उसके ऊपर है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न को समझ लेते हैं। एक अर्धगोला है, ठीक है, इस अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित क्या है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार। ठीक है, तो एक शंकु के आकार का जो चीज है वो इसके ऊपर अध्यारोपित है। इस तरह से ये पूरा खिलौना बना हमारा। ठीक है, प्रश्न में देखा एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, ये पूरा जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये जो अर्धगोला लिया था हमने इस पर वो अध्यारोपित है। ठीक है, तो दोस्तों दिया गया है हमें प्रश्न वो लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने त्रिज्या को दर्शा दिया। शंकु की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की भी त्रिज्या यही होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अध्यारोपित है मतलब कि पूरे के पूरे अर्धगोले पर आ रहा है ये शंकु। तो जो भी शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी स्मॉल r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में आगे कहा गया है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख लिया खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कैपिटल H बराबर 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब है ऊपर जो शंकु का नुकीला हिस्सा है वहां से लेके पूरा नीचे तक। ठीक है, ये पूरी ऊंचाई खिलौने की कितनी दे रखी है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर ये हमें दे रखी है। तो हमसे प्रश्न में कहा गया है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो पूरा खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम दोनों के संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अर्धगोले के और शंकु के, और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता है पहले उनको लिख लेते हैं और ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों अर्धगोले की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो ही अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही होगी क्योंकि ये आधा गोला है। ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है,
3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की जो ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? ये पूरा जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई होगी दोस्तों, जो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है उसमें से अगर हम अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दें तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई बराबर खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमें प्रश्न में दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, वो लिख दिया, माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, अभी अभी हमने निकाला कि वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगा, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, तो वो लिख दिया। तो शंकु की ऊंचाई आ गई दोस्तों हमारी स्मॉल एच बराबर 15.5 माइनस 3.5। 15.5 में से 3.5 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12। तो शंकु की ऊंचाई आ गई हमारी एच बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई पता होना आवश्यक है। तो दोस्तों शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है, जो कि हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। आर है शंकु की त्रिज्या, एच है शंकु की ऊंचाई, दोनों के मान हमें पता है तो रख देते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर है, तो आर है 3.5, शंकु की त्रिज्या ये, तो 3.5 का स्क्वायर धन एच कितना है दोस्तों? अभी निकाला हमने 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसे हल कर लेंगे तो एल बराबर अंडर रूट के अंदर 3.5 का स्क्वायर होगा 3.5 गुणा 3.5, यानी कि 12.25 धन 12 का वर्ग होगा 12 गुणा 12 यानी कि 144। तो एल बराबर आएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 12.25 में 144 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 156.25। तो एल बराबर मिलेगा अंडर रूट के अंदर 156.25। अब दोस्तों 156.25 को हम लिख सकते हैं 12.5 गुणा 12.5। तो एल बराबर होगा हमारा अंडर रूट के अंदर 12.5 गुणा 12.5। अब दोस्तों ये आपका होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि 12.5 गुणा 12.5 आएगा? दोस्तों ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को याद रखोगे, उससे आपको आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, तो 156.25 जो है वो 12 और 13 के बीच में ही आएगा, और 0.25 है तो हम 0.5 के रूप में लिख सकते हैं 12.5 के, कि क्या 156.25 आता है कि नहीं। तो ये जो आएगा ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो एल बराबर लिखा हमने अंडर रूट के अंदर 12.5 गुणा 12.5। तो अब ये 12.5 दो बार है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो एल बराबर दोस्तों हमें प्राप्त हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई 12.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या हमने निकाल ली 3.5 सेंटीमीटर, जो हमें प्रश्न में दे ही रखी है। शंकु की त्रिज्या भी दे रखी है प्रश्न में 3.5 सेंटीमीटर। हमने निकाली शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम पहले निकाल लेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले निकाल लेते हैं हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 2 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA भी कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है 2 पाई आर स्क्वायर, ये हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने हमारे अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। अब यहाँ पर हमें आर का मान पता है, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 वो रख देते हैं, पाई का मान भी हमें पता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 2 की जगह 2 लिखा गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर का वर्ग है, तो आर कितना है 3.5, तो 3.5 का वर्ग। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों बराबर 2 गुणा 22/7 को तो 2 गुणा 22/7 ही लिखा, गुणा 3.5 के वर्ग को लिख दिया हमने 3.5 गुणा 3.5। अब ध्यान दीजिए ये 2 और ये 3.5, 2 गुणा 3.5 होता है 7, तो इससे ये नीचे वाले 7 को हम काट देंगे। तो हमें क्या बचेगा अभी? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22 बचेगा और 3.5, 22 गुणा 3.5, तो 22 का गुणा करेंगे 3.5 में तो हमें मिलेगा 77। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा दोस्तों 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद दोस्तों अब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर एल। ये भी अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था। यदि आपने हमारा 13 परिचय का वीडियो नहीं देखा है अध्याय 13 के, तो उसे अवश्य देख लें। मान रख देते हैं
तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों बराबर पाई की जगह रखा 22/7 गुणा शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5 तो रखा 3.5 गुणा शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल कितनी निकाली थी 12.5 तो वो रख दिया हमने। अब इसको हल कर लेते हैं तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखिए 22 का गुणा करेंगे 3.5 में तो मिलेगा 77 तो हमने लिख दिया 77/7 है ही गुणा 12.5। अब 77 में 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 11 तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों 11 गुणा 12.5। 11 का गुणा करेंगे 12.5 में तो हमें मिलेगा 137.5 तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया दोस्तों 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले और शंकु दोनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए हमने। अब हमें निकालना क्या है प्रश्न में खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने लिख दिया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के मान हमें पता है तो रख देंगे। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 77 तो हमने लिख दिया 77 धन शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला 137.5 तो हमने लिख दिया 137.5। तो अब 77 धन 137.5 आ जाएगा दोस्तों हमारा 214.5। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है तो हमें दिया गया है कि एक घनाकार ब्लॉक है जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर की। तो हमने एक घनाकार ब्लॉक बना लिया जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की है क्योंकि हम जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। ठीक है तो उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया हमने। तो ये किस तरह का आकार बन गया दोस्तों ये बन गया जैसे गुम्बद होती है ना जैसे हमारे मस्जिद होती है मंदिर होते हैं वो इसी आकार के होते हैं ना गुम्बद होती है जिनमें। ठीक है कई जैसे आपने ताजमहल देखा होगा उसमें भी गुम्बद है। ठीक है तो उसके आकार का बन गया ये। अब प्रश्न में पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। फिर दूसरा भाग है प्रश्न का इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा ये जो अर्धगोला रखा है हमने एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर तो इसका अधिकतम व्यास क्या होगा क्योंकि ये घनाकार ब्लॉक के ऊपर ही रखना है बाहर नहीं निकलना है। तो इसका अधिकतम व्यास होगा जो घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई है। ठीक है उससे अधिक तो नहीं हो सकता इसका व्यास। ठीक है इसका अधिकतम व्यास कितना होगा जितना घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई है। तो हमने लिखा अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई के बराबर। ठीक है और घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर ये प्रश्न में दे रखा है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना आएगा डी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे प्रश्न का पहले भाग का उत्तर कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा डी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमें निकालना है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो ठोस बना है ठीक है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है तो समझेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसको ना बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहले हम निकाल लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी व्यास बटे 2 तो आर बराबर होगा डी बटे 2 डी है 7 सेंटीमीटर तो 7/2 7/2 होता है 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या आ गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है तो अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर लिख दिया हमने 3.5 सेंटीमीटर ये जो अर्धगोला ऊपर है। ठीक है जो गुंबद जैसा हिस्सा है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा देखिए समझिए इसको। ठीक है तो अगर घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें ठीक है उसमें हम जोड़ दें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है देखो घनाकार जो ब्लॉक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है उसमें हम जोड़ दें ये जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो ऊपर ऊपर का है। ठीक है उसको जोड़ दें घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन क्या होगा जो अर्धगोला है उसको फिट करने के लिए ये जो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है उतना हिस्सा हमें हटाना पड़ेगा तभी ये फिट होगा। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल ये जो अर्धगोले का आधार है इसका क्षेत्रफल हमें घटाना होगा। ठीक है क्योंकि ये पूरा ऊपर तक जाएगा ना गुंबद जैसे देखा होगा ना आपने वो ऊपर तक दिखता है तो इतना भाग काटना पड़ेगा। ठीक है और अर्धगोले को फिट करेंगे यहाँ पर। ठीक है तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे
अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें से घटा देंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब ये तीनों क्षेत्रफल का सूत्र देख लेते हैं हम और फिर इसमें रख देंगे हम। तो दोस्तों घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुना भुजा का वर्ग। यहाँ भुजा है ए, तो 6 गुना ए का वर्ग। ये हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपने यदि अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य रूप से देख लें आप। ठीक है, तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुना ए का वर्ग। ठीक है, फिर अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी सूत्र हमने पढ़ा है अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में, 2 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? 2 गुना पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होगा? वृत्ताकार आधार होगा इसका। ठीक है, अर्धगोले का आधार क्या होगा? वृत्त का होगा, वृत्त के आकार का होगा। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अब ये 3 मान आ गए, अब ये 3 मान हम यहाँ पर रख देंगे। दोस्तों अब ये प्रश्न हो गया बहुत ही आसान। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है? घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 6 गुना ए का वर्ग। तो हमने लिख दिया 6 गुना ए का वर्ग, धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो धन 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो हमने पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 का वर्ग तो लिख दिया, धन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर को घटाएंगे तो हमें मिलेगा पाई आर स्क्वायर। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें अभी कितना मिल गया? 6 ए का वर्ग धन पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें मान रख देंगे ए का, पाई का और आर का और इसे हल कर लेंगे। तो मान रख देते हैं दोस्तों अब हम यहाँ पर। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना ए का वर्ग है, तो 6 गुना ए कितना है? 7, तो 7 का वर्ग लिख दिया, धन पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुना आर। आर क्या है दोस्तों? अर्धगोले की त्रिज्या जो कि 3.5 है, तो आर का वर्ग हो जाएगा 3.5 का वर्ग। अब इसको सरल कर लेते हैं बस। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना 7 के वर्ग को लिख दिया हमने 7 गुना 7, धन 22/7 गुणा 3.5 के वर्ग को लिख दिया हमने 3.5 गुणा 3.5। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब तो बस इसको हल करना है। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुणा 7 होता है 42, 42 गुणा 7 करेंगे तो 294 मिलेगा, धन अब देखिए 22 गुणा 3.5 करेंगे तो मिलेगा 77, बटे में 7 है और फिर गुणा में बच जाएगा 3.5। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब हम 77 में 7 का भाग देंगे तो हमें 11 मिलेगा। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 294, धन 77 में 7 का भाग दिया तो 11 गुणा 3.5। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया दोस्तों हमारा 294, धन 11 गुणा 3.5 करेंगे तो मिलेगा 38.5। अब 294 में 38.5 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 332.5। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें प्रश्न में बताना था। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है। तो बताइए कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी आंकड़े नहीं दिए गए हैं, तो हम मान लेते हैं कि घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो एल है। आप ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर एल। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। तो एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न 5 है बिल्कुल प्रश्न 4 की तरह ही है करीब करीब। तो यदि आपने प्रश्न 4 को समझ लिया है तो इसको समझने में हमें आपको बहुत आसानी होगी। तो एक घनाकार ब्लॉक बना लिया हमने। अब इसके एक फलक के अंदर की ओर हम मान लेते हैं ये ऊपर वाला जो फलक है इसके अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। ठीक है, तो एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना देते हैं कि इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है। तो ये जो अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया है इसका जो व्यास है ये घन के किनारे के बराबर है। हम जानते हैं घन का किनारा मतलब कि घन की भुजा, और घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो इसका मतलब ये जो अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया है इसका जो व्यास है वो भी कितना होगा? एल होगा।
ठीक है, व्यास एल होगा, ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी एल होगी, यानी कि ये नीचे तक गया होगा। तो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो कितना होगा, घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर। ठीक है, ये प्रश्न में ही दिया गया है, तो डी बराबर लिख दिया एल, डी मतलब कि अर्धगोले का व्यास। तो फिर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास बटे दो, यानी कि डी बटे दो। तो अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर डी बटे दो, डी है एल तो एल बटे दो, तो अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी हमारी एल बटे दो। अब यहाँ पर समझिए, जैसे प्रश्न 4 में हमने समझा था, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो दोस्तों, शेष बचे ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो वह क्षेत्रफल होगा जिसमें मान लीजिए, आप समझने के लिए हम पुताई कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अब ये जो पूरा जो घन है, इसमें हम मान लेते हैं हम पूरे में पेंट करेंगे, ठीक है, अभी के लिए। फिर जो गड्ढा खोदा, तो गड्ढे के अंदर पेंट करेंगे, तो गड्ढे के अंदर का भाग कितना होगा। ठीक है, देखो, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा ले लेंगे। फिर गड्ढा जो अर्धगोलाकार गड्ढा को खोदा है, उसके अंदर पेंट करना होगा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले के अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन ये गड्ढा ऊपर से तो खुला होगा ना, ये खुला होगा, जो अर्धगोले का जो आधार का क्षेत्रफल है ये खुला होगा, तो हमें माइनस करना पड़ेगा अर्धगोले के आधार के क्षेत्रफल को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ कहाँ पेंट करेंगे। पूरे घनाकार ब्लॉक पर पेंट करेंगे, लेकिन ये इस वाले भाग पर नहीं होगा जो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये जो गड्ढा खोदा इसके अंदर पेंट होगा। ठीक है, और जो घनाकार ब्लॉक है उसके सभी तरफ पेंट होगा। ठीक है, और माइनस करना होगा हमें ये वाला भाग, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना ए स्क्वायर, ए मतलब भुजा का वर्ग। ठीक है, अब एक ही जगह हम एल रख देंगे। ठीक है, तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना पाई गुना आर स्क्वायर। ठीक है, आर यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या है, जो कि एल बटे 2 निकाली है हमने। ठीक है, ये सभी सूत्र दोस्तों हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़े हैं। यदि आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य रूप से देख लें, ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी दिया गया है। और दोस्तों, आई बटन में लिंक दिया गया है सभी वीडियोस के अध्याय 13 के। अब चलते हैं अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों क्षेत्रफलों का हम प्रयोग करेंगे, तीनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। अब तो बहुत ही आसान है, अब बस हमें मान रखने हैं। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 6 गुना ए का वर्ग। तो हमने लिख दिया 6 गुना ए का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ऋण का मैंने यानी कि माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा दोस्तों बराबर 6 ए स्क्वायर धन, देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर को घटाएंगे तो हमें पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो ये हमें मिला शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना ए का वर्ग धन पाई आर स्क्वायर। बहुत ही आसान है दोस्तों, अब बस मान रख देते हैं। तो देखिए, घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई कितनी है, एल है, तो एक ही जगह रखेंगे एल, तो ये हो जाएगा 6 गुना एल का वर्ग धन पाई की जगह पाई रखा, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, एल बटा दो, तो आर की जगह रखा एल बटा दो। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बराबर 6 गुना एल का वर्ग धन पाई गुना एल बटे दो का होल वर्ग। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 6 गुना एल के वर्ग को वही लिखा, धन को धन लिखा, पाई को पाई लिखा, एल का वर्ग हो जाएगा एल का वर्ग बट्टे में 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया दोस्तों बराबर 6 गुना एल का वर्ग धन पाई गुना एल का वर्ग बटे 4। इसको आगे हल कर लेते हैं दोस्तों, बस अब हल ही करना है हमें। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो 6 गुणा एल के वर्ग के बट्टे में कुछ नहीं है, और इधर पाई गुणा एल के वर्ग के बट्टे में 4 है, तो एलसीएम लेंगे तो बट्टे में 4 आ जाएगा। तो ऊपर फिर 6 गुणा एल के वर्ग का 4 से गुणा होगा, तो 4 गुणा 6 गुणा एल का वर्ग हो जाएगा धन पाई गुणा एल का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टे में 4 पहले से ही था। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 4 गुणा 6 होता है 24, तो 24 गुणा एल का वर्ग धन पाई गुणा एल का वर्ग बटे 4। अब इसमें से दोस्तों 1/4 गुणा एल के वर्ग को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 1/4 गुणा एल का वर्ग। अब देखो कोष्टक में क्या बचेगा, 1/4 तो कॉमन आ ही गया, बटे में 4 है, एल का वर्ग भी कॉमन ले लिया, तो बचेगा 24 धन यहाँ बचेगा पाई। ठीक है, तो हमने लिख दिया। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बराबर 1/4 गुणा एल का वर्ग कोष्टक में 24 धन पाई।
ये भी उत्तर है आपका, ठीक है। और अगर आप अपने पुस्तक में देखेंगे उत्तर तो ये दिया है, बस इसमें क्या किया है हमने, 24 प्लस पाई को पाई प्लस 24 कर दिया है, ठीक है। तो उत्तर तो एक ही है। तो 1/4 गुणा एल का वर्ग, कोष्टक में 24 प्लस पाई को लिख दिया हमने पाई प्लस 24, ठीक है। यही उत्तर आपकी पुस्तक में दिया है इसलिए, और इसीलिए जो है हमने भुजा को एल लिया था, क्योंकि आपकी पुस्तक में भी एल लिया हुआ है। पर जरूरी नहीं है, आप जो है कुछ भी ले सकते हैं, एल की जगह ए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा आ गया, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणा एल का वर्ग, कोष्टक में पाई प्लस 24। अगर आप ये लिखते हैं 1/4 गुणा एल का वर्ग, कोष्टक में 24 प्लस पाई, तो भी आपका उत्तर सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। प्रश्न 6 में कहा गया है दोस्तों हमसे, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दोस्तों, कैप्सूल तो आपने खाया ही होगा, जब आप बीमार होते हैं तो माताजी पिताजी जो है कैप्सूल खिलाते हैं, इस तरह का कैप्सूल होता है, ठीक है। बेलन के आकार का होता है करीब करीब, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये एक अर्धगोला लगा हुआ है और ये दूसरा अर्धगोला लगा हुआ है, और बीच का जो भाग बच गया वो कैसा है, बेलन के आकार का होता है, ठीक है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर हमें दे रखी है, और उसका जो व्यास है वो कितना है, 5 मिलीमीटर, व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज पहली बार जो कैप्सूल हम बचपन से खाते आ रहे हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो दिया गया है हमें, पूरे कैप्सूल की लंबाई एल बराबर 14 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है हमें प्रश्न में। कैप्सूल का व्यास डी बराबर 5 मिलीमीटर, ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। तो कैप्सूल की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास बटे 2, आर बराबर डी बटा 2, डी है 5 मिलीमीटर, तो 5/2, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 मिलेगा। तो कैप्सूल की त्रिज्या आर बराबर आ गया हमारा 2.5 मिलीमीटर। तो आर बराबर लिख दिया हमने 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखा दी त्रिज्या जो है कैप्सूल की कितनी आ गई हमारी, 2.5 मिलीमीटर। अब दोनों अर्धगोलों की जो त्रिज्या है वो कैप्सूल की त्रिज्या के बराबर होगा, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर लगे हैं अर्धगोले, ठीक है। तो जो अर्धगोले का जो व्यास है, ठीक है, वो बेलन के व्यास के बराबर होगा, बेलन के आकार के व्यास के बराबर। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कैप्सूल की त्रिज्या के बराबर होगी, और कैप्सूल की त्रिज्या भी हम निकाल चुके हैं, कितनी, आर बराबर 2.5 मिलीमीटर। तो दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या भी कितनी आएगी, आर बराबर 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो आर बराबर 2.5 मिलीमीटर आ गई हमारी दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या। तो यहाँ पर हमने दर्शा दी दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या कितनी है, 2.5 मिलीमीटर। अब बात कर लेते हैं कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई कह ले या ऊंचाई कह ले, एक ही बात है इसकी, ठीक है। तो ये कितनी होगी, पूरे कैप्सूल की लंबाई में से घटा दे दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या, तो हमें मिल जाएगी कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई, ठीक है। तो देखिए कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर कितनी होगी, ये पूरे कैप्सूल की लंबाई कैपिटल एल, इसमें से घटा देंगे हम दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या, ठीक है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई को हमने माना है कैपिटल एल, उसमें से घटा देंगे दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या, अर्धगोलों की त्रिज्या है आर, तो 2 गुणा आर घटा देंगे, ठीक है। अब मान रख देते कैपिटल एल और आर का, तो एच बराबर हमारा आ जाएगा, कैपिटल एल है 14 मिलीमीटर, तो 14 रख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 को लिख दिया। आर कितना निकाला था, अर्धगोले की त्रिज्या हमारी 2.5 मिलीमीटर, तो 2.5 लिख दिया। अब h बराबर 14 माइनस 2 गुणा 2.5 हो जाएगा 5, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, 14 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा 9, तो h बराबर मिला हमें 9 मिलीमीटर। तो कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी आ गई हमारी, 9 मिलीमीटर, हमने यहाँ पर दर्शा दी, ठीक है। तो कैप्सूल के बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी, वो उतनी ही होगी जो कैप्सूल का जो व्यास था जो हमने निकाली थी कैप्सूल की त्रिज्या, उसी के बराबर होगी, ठीक है। कैप्सूल के बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी कैप्सूल की त्रिज्या के बराबर ही होगी, यानी कि 2.5 मिलीमीटर, जो कि हम यहाँ पहले से ही दर्शा चुके हैं। हमें निकालने को कहा गया है इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, ये जो बेलनाकार भाग है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, और ये जो अर्धगोलाकार हैं इनका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। सबको जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कैप्सूल का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले निकाल लेते हैं हम बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच, ठीक है। ये हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 13 का परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। मान रख देते हैं दोस्तों यहाँ पर हम,
तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर, 2 को 2 लिखा, पाई को पाई लिखा, आर को हमने लिखा यहाँ पर 2.5, ठीक है, और एच कितना है 9, तो एच को लिखा 9। देखो लंबाई और ऊंचाई एक ही चीज होती है बेलन में, ठीक है, कभी हम उसे लंबाई कहते हैं, कभी ऊंचाई कहते हैं, डिपेंड करता है कि बेलन कैसे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेलनाकार भाग की लंबाई है वही इसकी ऊंचाई है यहाँ पर एच, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 गुणा पाई गुणा 2.5 गुणा 9। अब आप कहें पाई का मान भी तो रख सकते थे, आप चाहे तो पाई का मान भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने नहीं रखा है, क्यों, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, देखो 2 गुणा 2.5 हो जाएगा 5, 5 गुणा 9 होगा 45, 45 गुणा पाई। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 45 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। सीएसए होता है दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में सीएसए कहते हैं। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया दोस्तों हमने 45 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे दोस्तों हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक अर्धगोले का निकाल लेंगे, पहले 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर का स्क्वायर। ये हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। सीएसए का मतलब होता है यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई को 2 पाई लिखा, आर को हमने लिखा 2.5, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई गुणा 2.5 का वर्ग होगा, 2.5 गुणा 2.5, हल करेंगे तो आएगा 6.25। अब 2 का गुणा करेंगे 6.25 से तो मिलेगा 12.5, और पाई है तो पाई लिख दिया। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 12.5 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। एक अर्धगोले का आया है ये, तो हमें निकालना है दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 से गुणा कर देंगे, एक अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 12.5 पाई कर देंगे, 2 गुणा 12.5 होता है 25, तो ये आ जाएगा हमारा 25 पाई। तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 25 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे हमने पाई का मान क्यों नहीं रखा, आप चाहें तो रख सकते हैं पर हम आगे रखेंगे, ठीक है, पाई का मान हम रखेंगे आगे रखेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते थे। तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 25 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने दोनों चीजें निकालनी है, बेलनाकार भाग का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे कैप्सूल का बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो बहुत ही आसान है अब तो कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 45 पाई, वो लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 25 पाई, वो लिख दिया। 45 पाई धन 25 पाई, 45 धन 25 होता है 70, तो ये आ जाएगा 70 पाई, ठीक है। अब पाई का मान रख देते हैं, तो 70 गुणा पाई का मान रख दिया 22/7। अब 70 में 7 का भाग देंगे तो बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 22, 10 गुणा 22 होता है दोस्तों हमारा 220। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया दोस्तों हमारा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था कि अब 22/7 रखने से 70 से 7 कट गया, 10 मिला, इसलिए हमने अभी रखा पाई का मान। आप चाहे तो पहले भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जैसा उचित लगे, जैसा उस समय समझ में आए, ठीक है, आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पाई का मान कब रखना है। तो पाई का मान आप पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो आ गया हमारा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में देखा है, अध्यारोपित का मतलब होता है ऊपर रखा हुआ है, मतलब बेलन के आकार की आकृति के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, मतलब कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है वो 2.1 मीटर है और बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस मतलब आप कपड़ा समझ लीजिए। तो हमें बताना है इस तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है, तो कपड़े का क्षेत्रफल बताना है। साथ ही प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा है रुपए 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर की लागत दे रखी है 500 रुपए, तो हमें बताना है कि इसमें जितना भी कैनवस लगेगा उसकी कुल लागत क्या होगी। कोष्टक में कहा गया है ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे हम बिल्कुल। अब वैसे भी हम जानते हैं तंबू के नीचे कौन जो है कपड़ा या कैनवस लगाता है, नहीं लगाता है।
जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है हमें 2.1 मीटर, तो हमने लिख लिया बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर। अब हम बेलनाकार भाग को बना दिया और यहाँ पे ऊंचाई को दिखा दिया 2.1 मीटर। फिर हमें दे रखा है बेलनाकार भाग का व्यास 4 मीटर, तो हमने डायमीटर d बराबर 4 मीटर मान लिया और यहाँ पर दिखा दिया बेलनाकार भाग का व्यास 4 मीटर है। फिर दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हमने मान लिया l। ठीक है, अब शंकु को अध्यारोपित कर दिया हमने ऊपर। ठीक है, बेलनाकार भाग के ऊपर ऐसे अध्यारोपित कर दिया। अब बन गया ये हमारा तंबू। ये दिख रहा है हमारा तंबू जैसा। इस तंबू में ये जो ऊपर शंकु का भाग है, इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 2.8 मीटर, वो लिख लिया हमने। और हमें दे रखा है प्रयुक्त कैनवस की दर। ठीक है, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। ठीक है, तो जो दिया गया वो सब लिख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वो निकाल लेते हैं। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास बटे 2 डी, यानी कि बेलनाकार भाग का व्यास है डी, तो डी बटे 2 लिख दिया। डी कितना है 4 मीटर, तो 4/2 लिख दिया। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 मीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या आ गई हमारी 2 मीटर। ठीक है, अब जो बेलनाकार भाग है उसी के ऊपर अध्यारोपित किया हमने शंकु को, तो शंकु की जो त्रिज्या है वो बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर ही होगी। ठीक है, क्योंकि अध्यारोपित किया है प्रश्न के अनुसार। तो शंकु की त्रिज्या बराबर होगी बेलनाकार भाग की त्रिज्या, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 2 मीटर, तो हमने लिख दिया आर बराबर 2 मीटर। तो यहाँ पर भी आर बराबर 2 मीटर होगा। तो शंकु की त्रिज्या भी आर बराबर 2 मीटर और बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी आर बराबर 2 मीटर। तो दोस्तों प्रश्न में हमें दो चीजें बतानी है। पहले बताना है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, ये बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और ये शंकु का जो आकार है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। ये हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं। CSA का मतलब भी आपको पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 को 2 लिखा, पाई को 22/7 लिखा, गुणा गुणा आर, आर है 2 तो 2 लिखा, गुणा एच, एच कितना है 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई वो लिख दिया। अब देखो 2.1 में अगर 7 का भाग देंगे तो 0.3 मिलेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, 2 को 2 लिखा, 22 को 22 लिखा, फिर इस गुणा 2 को 2 लिखा, 2.1 में 7 का भाग दिया था तो 0.3 मिलेगा हमें, और बटे वाला 7 चला जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 2 गुणा 22 होगा 44, 44 गुणा 2 होगा 88, 88 गुणा 0.3 होगा 26.4। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 26.4 मीटर स्क्वायर। बेलनाकार भाग का जो है हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया दोस्तों। अब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, ये भी अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, तो अध्याय 13 के परिचय का वीडियो आप अवश्य देख लीजिए। ऊपर आई बटन में आपको अध्याय 13 के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई का मान रख दिया 22/7। शंकु की त्रिज्या 2 मीटर है, दोनों की त्रिज्या 2 मीटर ही थी, शंकु की और बेलनाकार भाग की। तो आर बराबर 2 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई प्रश्न में दे रखी 2.8 मीटर। ठीक है, तो रख दिया हमने। अब देखिए 2.8 में भाग देंगे 7 का तो 0.4 मिलेगा हमें। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये 22 को 22 लिखा, गुणा 2 को 2 लिखा, गुणा 2.8 में 7 का भाग दिया तो 0.4 मिला हमें। अब इसको हल कर लेंगे तो 22 गुणा 2 होगा 44, 44 गुणा 0.4 होगा 17.6। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 17.6 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 26.4 और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 17.6। अब तो बहुत ही आसान है, हमें क्या निकालना है प्रश्न के पहले भाग में, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। ठीक है, तो तंबू को बनाने में कितना कैनवस का क्षेत्रफल होगा, जितना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलनाकार भाग का। ठीक है, और उसमें हम जोड़ देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें मिल जाएगा तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। दोनों के मान हम निकाल चुके हैं तो रख देंगे। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 26.4, तो वो रख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 17.6, तो वो लिख दिया। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो जब 26.4 में हम 17.6 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 44। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल आ गया हमारा दोस्तों 44 मीटर स्क्वायर। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल है 44 मीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर।
प्रश्न का दूसरा भाग तो बहुत ही आसान है दोस्तों। हमने निकाल लिया तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर और हमें दिया गया है प्रश्न में प्रयुक्त कैनवस की दर कितनी दे रखी है, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितनी है, 500 रुपए। और हमारा कैनवस कितना लग रहा है, 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितनी होगी, 44 गुणा 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत यानी कि 500। तो हमने लिखा 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर 44 गुणा 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत यानी कि 500, यानी कि 44 गुणा 500। 44 में 500 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 22,000। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत हमारी कितनी आ गई, 22,000 रुपए। यही हमसे पूछा था, इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत कितनी आ गई हमारी, 22,000 रुपए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 22,000 रुपए। ठीक है। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है ठोस बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। तो h बराबर हमने मान लिया 2.4 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न में दे रखा है ठोस बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तो हमने स्मॉल डी बराबर डायमीटर बराबर लिख दिया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, फिर कहा गया है इस ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, तो इतना एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है जिसकी ऊंचाई इतनी ही है यानी कि 2.4 सेंटीमीटर है और इस शंक्वाकार खोल की जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर है जो हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हम जो है ठोस बेलन की त्रिज्या, शंक्वाकार जो खोल है उसकी त्रिज्या, उसकी तिर्यक ऊंचाई वगैरह ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो ठोस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, स्मॉल आर बराबर ठोस बेलन का व्यास बटे 2 यानी कि डी बटा 2। डी है 1.4 तो 1.4 बटे 2। 1.4 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 0.7। तो ठोस बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर आ गई हमारी 0.7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों शंकु की जो त्रिज्या है वो ठोस बेलन की त्रिज्या के बराबर ही होगी। क्यों, क्योंकि शंकु का जो व्यास है और ठोस बेलन का जो व्यास है वो बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो शंकु की त्रिज्या ठोस बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी यानी कि स्मॉल आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि ठोस बेलन की त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई भी ठोस बेलन की ऊंचाई के बराबर है, ये प्रश्न में दिया गया है। तो शंकु की ऊंचाई ठोस बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी यानी कि h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ठोस बेलन की ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब जो है दोस्तों हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं किसकी, ये शंकु की। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हम जानते हैं, स्मॉल एल बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। आर है त्रिज्या शंकु की और एच है ऊंचाई। आर और एच का मान हमें पता है तो रख देंगे। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आर का मान रखेंगे 0.7, तो आर स्क्वायर है तो 0.7 का स्क्वायर, धन का चिन्ह लगाया। एच 2.4 है तो धन 2.4 का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं तो एल बराबर अंडर रूट के अंदर 0.7 का वर्ग होगा 0.49, धन का चिन्ह लगा दिया। 2.4 का वर्ग होगा 5.76। अब एल बराबर अंडर रूट के अंदर 0.49 धन 5.76 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6.25। अब एल बराबर अंडर रूट के अंदर 6.25 को लिख सकते हैं हम 2.5 गुणा 2.5। 2.5 का युग्म बन रहा है, 2 बार आ रहा है तो एक 2.5 बाहर आ जाएगा। तो एल बराबर मिल गया हमें 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों हमारी, एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शा देंगे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने ठोस बेलन की त्रिज्या निकाल ली, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल ली और शंकु की त्रिज्या निकाल ली। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग आ रहा है इस प्रश्न का, जिसमें हम समझेंगे कि शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा ये हम आगे समझेंगे प्रश्न के अंत में। अभी हम समझेंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले ये ठोस बेलन था, ठोस बेलन में हमने जो है क्या काट दिया, शंक्वाकार खोल को काट दिया।
ठीक है, अब जो शेष बचा है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो हमें बताना है कि ना जहां जहां हम पुताई कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, वो क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो, अगर हम ये ठोस का जो है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा ये ठोस बेलन का जो है चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाल लें। तो हमने लिख दिया ठोस बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसमें हम जोड़ दें ये जो कुएं जैसा दिख रहा है ना, शंकुआकार, मौत का कुआं जैसा दिखता है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर भी पुताई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अंदर का पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो है ऊपर से तो ये खुला रहेगा, तो ऊपर से तो पुताई नहीं करनी, पेंट नहीं करना, पर नीचे तो ये ठोस है ना, तो नीचे तो पुताई करनी पड़ेगी। तो ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये निकालना पड़ेगा, ये तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी और तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम एक एक करके तीनों चीजों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 2πr(h). ये हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ऊपर आई बटन में आपको अध्याय 13 के सभी वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा। तो अब मान रख देंगे दोस्तों, निकालेंगे हम ये ठोस बेलन जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे को छोड़ के। तो ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 को 2 लिखा, गुना पाई को लिखा 22/7, गुना आर क्या है ठोस बेलन की त्रिज्या 0.7, तो 0.7 लिखा, गुना एच ठोस बेलन की ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 लिख दिया। अब 0.7 में 7 का भाग देंगे तो 0.1 बचेगा। तो ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2 गुना 22, 0.7 में 7 का भाग दिया तो 0.1 बचा, गुना 2.4, और नीचे वाला 7 कट ही गया था। अब इसको हल कर लेंगे। तो ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखिए 2 गुना 22 होगा 44, 44 गुना 0.1 होगा 4.4, 4.4 गुना 2.4 करेंगे तो मिलेगा हमें 10.56। तो ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मिला हमें 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं दोस्तों, अब हम निकालेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, पाई आर एल। ठीक है, तो अब पाई आर और एल का मान रख देते हैं। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई की जगह रखेंगे 22/7, गुणा शंकु की त्रिज्या है 0.7, तो 0.7 लिखा, गुणा एल शंकु की त्रिज्या को चाहिए 2.5, तो 2.5 रख दिया। 0.7 में 7 का भाग देंगे तो 0.1 मिलेगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों 22 गुणा 0.1 गुणा 2.5। अब इसको हल करेंगे तो 22 गुणा 0.1 होगा 2.2, फिर 2.2 में 2.5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 5.5। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया दोस्तों हमारा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमें अंतिम क्षेत्रफल निकालना है वो निकालना है ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि ये ठोस बेलन का आधार होता है दोस्तों वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, मान रख देंगे। तो ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 रख दिया, गुना आर कितना है ठोस बेलन की त्रिज्या 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है। ठोस बेलन का आधार का क्षेत्रफल आएगा 22/7 गुणा 0.7 के वर्ग को लिखेंगे हम 0.7 गुणा 0.7। अब ये 0.7 में 7 का भाग जाएगा तो 0.1 मिलेगा। तो ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों 22 गुणा 0.7 गुणा 0.1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 22 गुणा 0.1 तो हो जाएगा हमारा 2.2। अब 2.2 का गुणा करेंगे 0.7 से तो हमें मिलेगा 1.54। ठीक है, तो ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल मिलेगा हमें 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने तीनों क्षेत्रफल निकाल लिए, ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो जैसा कि हमने शुरू में बात किया था, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल धन ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तीनों के मान रख देते हैं। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 10.56, तो वो रख दिया, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 5.5, तो वो लिख दिया 5.5, धन ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 1.54, तो लिख दिया 1.54। अब इसको जोड़ लेंगे तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 10.56 में 1.54 और 5.5 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 17.6। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। परंतु दोस्तों अब प्रश्न पर आइए, हमसे कहा है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें दशमलव में नहीं लिखना है उत्तर, ठीक है। तो 17.6 के सबसे नजदीक कौन सी संख्या है? 18 है, और आप कह सकते हैं 17 है, परंतु ये 17.6 है, तो हम लेंगे 18। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकटतम, ठीक है। दशमलव नहीं लिखना है हमें, तो 17.6 के निकटतम कौन सा है? 18 है, इसलिए 18 इसका उत्तर होगा। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कोष्टक में निकटतम अवश्य लिखिएगा, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये जो है एक ठोस बेलन है, ठीक है। इस ठोस बेलन के कितने सिरे होंगे? 2 सिरे होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला खोद दिया गया है, ठीक है, जो कि नीले नीला दिखाया गया है, ठीक है। और ऐसी आकृति बनाई गई है, ऐसी वस्तु बनाई गई है, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आसानी से हल कर लेंगे। हमें दिया गया है बेलन की ऊंचाई दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो h बराबर हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर, और हमें दे रखा है बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो ये बेलन की त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या कितनी होगी? जितनी बेलन की त्रिज्या है उतनी ही दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या होगी, क्योंकि बेलन के सिरों पर ही अर्धगोले बनाए गए हैं। तो जो भी बेलन की त्रिज्या है वही होगी हमारी दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या। तो हमने लिखा दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या कितनी है? r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों अर्धगोलों की भी त्रिज्या होगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये बेलन की त्रिज्या तो है ही, दोनों अर्धगोलों की भी त्रिज्या है। अब दोस्तों हमें निकालना है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जहां जहां हम पुताई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो ठोस बेलन है इसके चारों तरफ पुताई करेंगे, और ये जो अर्धगोला खोदा गया है इनके अंदर पुताई करेंगे, क्योंकि बाहर तो हो गई पुताई, ठीक है। तो वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि ये दोनों गोले जो है इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये खुले हैं, ठीक है। अगर ये ढके होते तो लेना होता, ठीक है, ये खुले हैं, इसलिए दोनों गोलों के क्या लेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम निकाल लेते हैं ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो दोस्तों पहले निकाल लेते हैं हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h। ये हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप अध्याय 13 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा दोस्तों, 2 को 2 लिखा, गुणा पाई को लिखा 22/7, गुणा बेलन की त्रिज्या r कितनी है? 3.5, तो वो लिख दिया, गुणा h, बेलन की ऊंचाई h है 10, तो 10 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, ये 2 और ये 3.5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 7, उससे नीचे वाले 7 को काट देंगे, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों? क्या बचेगा? सिर्फ 22 गुणा 10, तो हमने लिख दिया 22 गुणा 10। 22 गुणा 10 होता है 220। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया दोस्तों हमारा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया दोस्तों। अब हम निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। ये भी हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अध्याय 13 के बाकी वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें अध्याय 13 के परिचय का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों, 2 को 2 लिखा, गुणा पाई को लिखा 22/7, गुणा आर स्क्वायर। आर मतलब अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो आर स्क्वायर है तो हमने लिख दिया 3.5 का स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 22/7 को वही लिखा, गुणा 3.5 के वर्ग को लिख दिया हमने 3.5 गुणा 3.5। अब देखिए ये 2 गुणा 3.5 हो जाएगा 7, तो उससे एक नीचे वाला 7 कट जाएगा।
तो हमें क्या मिलेगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22 गुणा 3.5। 22 में 3.5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 77। तो एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया हमें 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। परंतु हमें निकालना है दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 2 गुणा एक अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि 2 गुणा 77। तो हमने लिख दिया 2 गुणा 77। तो 2 गुणा 77 को हल करेंगे तो मिलेगा 154। तो दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। हमें निकालना था वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल धन दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के मान रख देते हैं। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 220। तो हमने 220 रख दिया, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154। तो हमने 154 लिख दिया। 220 धन 154 होगा हमारा 374। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें निकालना था, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।